नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, तो हम लोग द्रोणा बैच का लेक्चर 2 देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों को क्या देखा था, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखा था, उसका मेजर पोर्शन वहाँ पर कवर कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहाँ से देखिए। तो ये द्रोणा बैच का लेक्चर नंबर 2 होगा, जो कि केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन है। हैलोएल्केन्स, हैलोएल्केन्स को कैसे बनाया जाता है, हैलोएल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, हैलोएल्केन्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब A to Z आपको बताया गया है हैलोएल्केन्स के बारे में। मतलब पूरा हैलोएल्केन्स, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अब देखिए, एक छोटा सा बात है कि पिछला जो वीडियो था उसमें 2 मिस्टेक हो गया था, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें Q बराबर प्लस माइनस एनी वाला जो फॉर्मूला लगा था, उसका ऑप्शन आई थिंक A होगा, आई थिंक A, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था 10 के पावर 7 और E का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। तो यहाँ से अगर Q निकालेंगे तो N 10 के पावर 7 I इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से Q बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होगा। तो इसको ज़रा आप वहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। कमेंट में बहुत लोगों ने बताया है, तो कमेंट में बताने का मतलब ये हुआ कि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर कहीं भी अगर मिस्टेक हो जाए तो आप उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बता दीजिएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन था रेजिस्टेंस का डायमेंशन, तो R बराबर V बटा I होता है। R बराबर V बटा I होता है, तो V का मतलब हो जाएगा वोल्टेज। अब इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए, V मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज बराबर क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। अब यहाँ पर वर्क है तो वर्क का होता है ml के पावर 2 t के पावर माइनस 2, और चार्ज है तो चार्ज के बदला में आ जाएगा AT और उसके बाद I के बदले में आ जाएगा एम्पियर। फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो यही था, जो 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे पिछला वीडियो में, आप इसको सुधार कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इस वीडियो में क्या पढ़ना है। हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, बेसिकली आपको बता दें कि हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स NCERT के अनुसार चैप्टर नंबर 10 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैलोएल्केन का डेफिनेशन क्या है। देखिए, जब एल्केन में से हाइड्रोजन को हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मतलब कि एक एल्केन लेना है और उस एल्केन में से हाइड्रोजन को हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन को X से सूचित किया जाता है। अब हैलोजन कौन कौन होता है सो देख लीजिए। तो इसमें जितने भी हैलोजन होते हैं उसको हमने X से सूचित किया है। सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन भी होता है लेकिन उसका रिएक्शन में कहीं यूज नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है, और ये ग्रुप 17 के हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब ग्रुप 17 के हैं। अब क्या करना है कि एक एल्केन लेना है। जैसे कि माना कि हमने ले लिया CH4। CH4 क्या है, मीथेन है। अब CH4 को क्या करना है कि रिएक्शन कराना है H2 से, यानी कि या तो आप F2 लीजिएगा, नहीं तो Cl2, नहीं तो Br2, नहीं तो I2। अब होगा क्या कि ये बात हम जानते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर जो हैलोजन होते हैं यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या करते हैं कि अपने 2 एटम्स को एक साथ रखते हैं तब एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो ये ऐसे होंगे। अभी इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नथिंग होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए, कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक कार्बन और उसके बीच में जो हाइड्रोजन बना होगा उसके लिए बात चल रहा है, चारों के लिए नहीं चल रहा है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो चूंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके ऊपर आ जाता है डेल माइनस और इसके ऊपर आता है डेल प्लस। अब यहाँ पर हैलोजन जैसे ही हाइड्रोजन के डेल प्लस को देखता है तो इसके ऊपर आ जाता है डेल माइनस और इसके ऊपर आ जाता है डेल प्लस। अब ये क्या करेगा कि X और H यहाँ से निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। तो बचेगा क्या, C H H H, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर जो X था वो कार्बन के पास जाकर के लग जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन गया CH3X। यहाँ पर जो CH3X बना है,
CH3X बना है, इसी को कहा जाएगा हैलो एल्केन। अब जरा देखते हैं फिर, यहां पर बना है CH3X। अब इसको क्या कहा गया है, हैलो एल्केन। अब मान लेते हैं कि X के बदला में आ गया होगा क्लोरीन, तो हो जाएगा CH3Cl, तो इसको कहा जाएगा क्लोरो। हैलो के बदला में क्या हो जाएगा, क्लोरो, और उसके बाद एल्केन है तो कार्बन कितने हैं, एक, तो हो जाएगा क्लोरोमीथेन। मतलब ये बहुत, मैं आपको शॉर्ट में बातें बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारा कहानी होता है और बहुत लंबा चैप्टर है। इसको बहुत दिन ऑफलाइन में करीब 20 से 25 दिन लग जाते हैं पूरे रिएक्शंस को बताने में। और हाँ, तो ऑफलाइन में करीब 20 से 25 दिन लग जाता है इस चैप्टर को पढ़ाने में। और चूंकि एक वीडियो में सबको खत्म करना है, तो इसलिए यहाँ पर वैसे बात को ही बताया जा रहा है, मतलब एकदम टू दी पॉइंट आपको बताया जा रहा है, जो कि परीक्षा में पूछेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर F ला दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोमीथेन। अगर यहाँ पर Br ला दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। अगर यहाँ पर I आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोमीथेन। अब ये जो हैलो एल्केन है, इसका एक और नाम है, इसको एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, एल्काइल हैलाइड। अब जैसे इसी को ले लेते हैं, CH3 है और यहाँ पर आ जाएगा Br, तो यहाँ पर है एल्काइल, तो यहाँ पर है मिथाइल, यहाँ पर है हैलाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। अब ये अल्काइल क्या होता है, तो देखिए एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो भी बचेगा वो हो जाएगा एल्काइल। जैसे CH4 को कहा जाता है मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देना है, तो ये जो भी बचेगा इसको कहा जाएगा मिथाइल। अगर कार्बन 2 होगा तो इथाइल, कार्बन 3 होगा तो प्रोपाइल, कार्बन 4 होगा तो ब्यूटाइल। अगर आपसे पूछा जाए कि इथाइल का फॉर्मूला क्या होगा, तो C2H6 को कहते हैं इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देना है तो बन जाएगा C2H5, और इसी को कहा जाएगा इथाइल। तो इथाइल को ET से सूचित करते हैं और मिथाइल को Me से सूचित करते हैं। तो ये आपका हो गया हैलो एल्केन का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें एक और बात होता है जो कि आपको समझना है, यहाँ पर समझना है आपको बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज या इसको बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहा जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड कैसे टूटता है इसके बारे में पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड 2 प्रकार से टूटता है। सबसे पहला है होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज। अब देखो होमोलेप्टिक में क्या होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर A और B के बीच में बॉन्ड बना है, A और B के बीच में बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड टूट रहा है। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हुआ होगा, साझा हुआ होगा, पार्टनरशिप हुआ होगा, तब A और B के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बना है। और आपको यहाँ पर जो भी बॉन्ड देखेंगे वो कार्बन के साथ वाला बॉन्ड देखेंगे, क्योंकि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन A का लगा होगा, एक इलेक्ट्रॉन B का लगा होगा। तो चूंकि होमोलेप्टिक क्लीवेज होगा तो इसमें 50-50 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो A का था वो A के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो B का था वो B के पास चला गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन A के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन B के पास चला गया, तो क्या बन जाएगा A, इसका इलेक्ट्रॉन प्लस B और इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर एक H होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर, एक मिनट, अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कार्बन है। अब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है जिसको मीथेन कहा जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो मान लेते हैं कि होमोलेप्टिक क्लीवेज हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसको कहा जाता है मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री
रेडिकल। ठीक है, अब देखते हैं हेट्रोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज। अब हेट्रोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और दोनों में से किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अब मान लेते हैं कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अगर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल माइनस, इसके ऊपर आ जाएगा डेल प्लस। अब बाद में क्या होगा कि ए और बी के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस ए के पास चले जाएंगे। तो जैसे ए के पास जाएगा तो ए के पास आ जाएगा माइनस चार्ज और बी के पास आ जाएगा प्लस चार्ज। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था। तब ए क्या किया कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, तो ए के पास आएगा माइनस और बी के पास आएगा प्लस। अब एग्जाम्पल देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है। अब चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अब 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन और यहाँ भी होगा हाइड्रोजन। अब इसमें अगर मान लेते हैं कि दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और इसमें ये अगर देख लिया जाए कि किसी एक के ऊपर प्लस चार्ज और किसी एक के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर आया होगा माइनस और इसके ऊपर आया होगा प्लस, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पर कार्बन पर हो जाएगा माइनस और कार्बन पर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 2 प्रकार का चीज़ बना, एक बार बन गया कार्बन के ऊपर माइनस और एक बार बन गया कार्बन के ऊपर प्लस। जब कार्बन के ऊपर माइनस बनता है तो इसको कहते हैं कार्ब एनायन, कार्ब एनायन कहा जाता है। और जब कार्बन के ऊपर प्लस बनता है तो इसको कहा जाता है कार्बोकेटायन। सी प्लस का क्या नाम हो जाएगा, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसमें बस छोटा सा बात और पढ़ना है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन का मतलब होता है सी के ऊपर प्लस चार्ज और कार्ब एनायन का मतलब होता है सी के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहने का मतलब है कि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी को डिग्री कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज लगा हुआ है और इसके पास CH3 है। अब इसके पास कितना बॉन्ड बचेगा, अब यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर है मिथाइल। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, प्लस चार्ज है, तो CH3 CH3 CH3। अब देखिए, किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब हुआ कि उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होता होगा। आज जितने भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब जितने भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को कमी महसूस करने वाले कंपाउंड होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। इसमें एक नया वर्ड आया जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लवर। जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन क्या हुआ, कार्बोकेटायन एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अब चूंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली रूप से इस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये हुआ 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ पर जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 मिथाइल है 1 हाइड्रोजन है और इसमें तीनों का तीनों मिथाइल है। तो इसमें एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, तो इसमें आपको देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट।
अब ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके डिस्प्लेसमेंट को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऊपर प्लस है। अब चूंकि सिग्मा के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है। तो बहुत ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, बहुत ऐसे कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करते हैं। अगर लेगा तो माइनस आई, अगर देगा तो प्लस आई। यहाँ पर जो मिथाइल है ना, ये प्लस आई की तरह बिहेव करता है, मतलब कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की तरह बिहेव करता है। यानी कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और उसको एक आई मिल रहा है कहीं से। अब यहाँ पर कार्बन को यहाँ भी जरूरत है, देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है मिथाइल, यहाँ पर भी लगा हुआ है मिथाइल। तो एक तरफ से मिलेगा प्लस आई और इस तरफ से मिलेगा प्लस आई, यानी कि उसको दो दो इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव का। अब यहाँ पर कार्बन को देखिए, अब इसको तीन तीन मिल रहा है, यहाँ पर है प्लस आई, यहाँ पर है प्लस आई और यहाँ पर है प्लस आई। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तब 2 डिग्री वाला, तब 1 डिग्री वाला। तो ये आपका हो गया कार्बोकेटायन। अब देखते हैं जरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई कार्बन आयन है और ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, उसके बाद यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन आयन लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन आयन। तो इसमें आपको एक न्यूक्लियोफाइल वर्ड समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल, एक था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता हो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता होगा उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास कम होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब चूंकि कार्बन के ऊपर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इसको भी कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इसको भी कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल। यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी कार्बोकेटायन होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और जितने भी कार्बन आयन होते हैं वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है, 1 मिनट, ये जो कार्बोकेटायन होते हैं, कार्बोकेटायन को कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। कार्बोनियम आयन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कार्बोनियम आयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है और यहाँ पर H है और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है H, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH3। अब देखिए इसको, इस कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्लस में यहाँ से इसको प्लस आई मिल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा है और इसको इलेक्ट्रॉन और मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसका स्टेबिलिटी कम होगा क्योंकि ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ऑक्टेट से इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसको मिला प्लस आई और इधर से मिल गया प्लस आई, फिर इधर से मिल गया प्लस आई और यहाँ से मिल गया प्लस आई। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो इसको मिला है 1 इंडक्टिव इफेक्ट, इसको मिला है 2 इंडक्टिव इफेक्ट, इसको मिला है 3 इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब है कि ये ऑलरेडी भरपेट खाए हुए हैं। अब भरपेट ये ऑलरेडी खाए हुए हैं, इसको एक्स्ट्रा में 1 रोटी दिया जा रहा है, इसको एक्स्ट्रा में 2 रोटी दिया जा रहा है और इसको एक्स्ट्रा में 3 रोटी दिया जा रहा है। सबसे पहले उल्टी कौन करेगा? ये करेगा। यानी कहीं ना कहीं इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा और ये इसका स्टेबिलिटी इसका भी घटेगा, इसका भी घटेगा। लेकिन पूछा जाता है कंपेयर कीजिए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो इसमें 1 डिग्री वाला है। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे लिखाएगा? पहले होगा 3 डिग्री, तब होगा 2 डिग्री, तब होगा 1 डिग्री। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉन्ड क्लीवेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन। हैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं? तो हैलोएल्केन को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। तो हम इसको
कार्बन की संख्या यानी सॉरी हैलोजन की संख्या के आधार पर हैलोजन को बांट रहे हैं। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजन की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनो हैलोएल्केन, दूसरा है डाई हैलोएल्केन, तीसरा है ट्राई हैलोएल्केन और चौथा है टेट्रा हैलोएल्केन। मतलब जिसके पास एक हैलोजन होता होगा उसको कहा जाएगा मोनो हैलोएल्केन, जिसके पास 2 हैलोजन होता होगा उसको कहा जाएगा डाई हैलोएल्केन, जिसके पास 3 हैलोएल्केन होता होगा उसको कहा जाएगा ट्राई हैलोएल्केन, और जिसके पास चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के और वहां पर चारों के चारों हैलोजन आ जाएगा उसको कहा जाएगा टेट्रा हैलोएल्केन। अब मोनो हैलोएल्केन क्या है? अब जैसे देखिए मोनो हैलोएल्केन CH3Cl C2H5Br C2H5F। इसमें देखिए हैलोजन की संख्या कितना है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो इसमें हैलोजन की संख्या 1 है। तो इसलिए इसको कहा जाएगा मोनो हैलोएल्केन। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि मोनो हैलोएल्केन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताइएगा? वैसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 1 होती है उसको मोनो हैलोएल्केन कहते हैं। वैसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 2 होता है उसको डाई हैलोएल्केन कहते हैं, जिसमें 3 होता है उसको ट्राई, जिसमें 4 होता है उसको टेट्रा। अब ये 2 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डाई हैलोएल्केन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विसिनल, दूसरा होता है जेमिनल और तीसरा होता है आइसोलेटेड। अब ये विसिनल, जेमिनल, आइसोलेटेड सेम चीज आपको एल्कोहल वाला चैप्टर में भी पढ़ना है, तो पहले आप यहीं पर पढ़ लीजिए। पहला होता है विसिनल डाई हैलोएल्केन, जेमिनल डाई हैलोएल्केन, आइसोलेटेड डाई हैलोएल्केन। अब विसिनल क्या होता है? मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ कार्बन है। अब ये जेमिनल में मान लेते हैं कि यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक। आइसोलेटेड में मान लेते हैं कि यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। अब चूंकि हमको ऑलरेडी पता है कि इसमें 2 ही हैलोजन है, तो अगर यहाँ पर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर आ गया तो समझिएगा कि वो जेमिनल है। जेमिनल में क्या होता है कि दोनों का दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर आ जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? जेमिनल। मतलब जेमिनल डाई हैलोएल्केन से आप क्या समझते हैं? तो वैसा डाई हैलोएल्केन जिसमें दोनों का दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर आ जाता है उसको क्या कहते हैं? जेमिनल डाई हैलोएल्केन कहते हैं। अब ये विसिनल क्या होता है? तो विसिनल में जो दोनों हैलोएल्केन होगा वो कार्बन के ठीक अगल बगल में होगा। और आइसोलेटेड क्या होता है? तो आइसोलेटेड में जो दोनों हैलोएल्केन होते हैं वो कार्बन के ओर छोर यानी कि एंड पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। तो यह हो गया है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन। अब देखते हैं कार्बन की डिग्री के आधार पर। तो कार्बन की डिग्री के आधार पर हैलोएल्केन कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। पहला है प्राइमरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन, टर्शियरी हैलोएल्केन। प्राइमरी यानी कि इसको कहता है 1 डिग्री हैलोएल्केन, और 1 डिग्री हैलोएल्केन को 1 डिग्री RX भी कहते हैं। R का मतलब हो जाएगा मिथाइल, X का मतलब हो जाएगा हैलोजन। सेकेंडरी मतलब कि 2 डिग्री हैलोएल्केन, टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री हैलोएल्केन, ठीक है। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे होता है? सो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर है C और यहाँ पर है Br और यहाँ पर है CH3, तो फिर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हो उस कार्बन का डिग्री कितना है? 1। तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा प्राइमरी हैलोएल्केन। अब इसका बात कर लेते हैं। अब इसके साथ मान लेते हैं कि ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा H। अब ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा उस कार्बन का डिग्री कितना है? 2, तो ये हो गया 2 डिग्री हैलोएल्केन। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 डिग्री भी वैसे ही, यहाँ पर कार्बन 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 CH3 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 और यहाँ पर आ गया ब्रोमीन। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा उसका डिग्री कितना है? 3 डिग्री, तो इसको कहा जाएगा टर्शियरी, इसको कहा जाएगा सेकेंडरी, इसको कहा जाएगा प्राइमरी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझिए कि यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि परीक्षा में 2 नंबर और 5 नंबर में सबसे ज़्यादा प्रचार करता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब 2 ही चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। MOP का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कोड वर्ड है, बार बार ये वीडियो में आएगा। MOP यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको बनाने की विधि भी कहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के गाइड में आप देखिएगा तो वहाँ पर बिरचन की विधि भी लिखा जाता है। बिरचन की विधि का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की विधि। तो पहला है फ्रॉम एल्कोहल। अब इसको एल्कोहल से प्राप्त किया जाएगा। अब एल्कोहल से प्राप्त किया जाएगा तो देखिए क्या होता है, इसके पास होता है लोन पेयर।
अब यहाँ पर HX है तो H प्लस और X माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज हो गया। अब ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन उसके पास जाना पसंद करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज और यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। अब ये क्या करेगा कि लोन पेयर यहाँ पर आएगा और इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा। तो अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा R और यहाँ पर हो जाएगा O और यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा H। अब चूंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इतना बात आपको याद रखना है। अगर कोई अपने ऑक्टेट से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर आ जाएगा प्लस, अगर कोई ऑक्टेट से कम बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर आ जाएगा माइनस। चूंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अब यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लिया तो कितना एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया, तो 1, तो इसके ऊपर आ जाएगा 1 प्लस चार्ज। बट यहाँ पर ये जो पूरा कंपाउंड है ये अपने आप को बहुत अनस्टेबल फील करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पहले न्यूट्रल था। तब होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन को निकलना होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, तो O पर आ जाएगा माइनस और पहले से है प्लस, तो माइनस और प्लस दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ROH। अब यहाँ से जो H निकला और यहाँ पर जो X माइनस है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, HX। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ से R है और यहाँ से O है और यहाँ से H है। आई थिंक यहाँ से हाँ, यहाँ से ये हाइड्रोजन ऐसे नहीं हटेगा, यहाँ से ये होल स्पीसीज को यहाँ से हटना पड़ेगा। यहाँ पर O के साथ जो दोनों H है, ये दोनों को हटना पड़ेगा, क्योंकि कारण क्या है कि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप जिसको Lg हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। H2O जब निकलेगा तो R से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, तो R के ऊपर आ जाएगा प्लस, और ऑलरेडी यहाँ पर X माइनस है, तो यहाँ पर बन गया RX, क्या निकल गया, वाटर, और यही चाहिए हैलो एल्केन। तो ये पहला मेथड हो गया। यानी कि सवाल पूछा जाता है क्या होता है जब एल्कोहल में HX को डाला जाता है। जब भी एल्कोहल को HX से रिएक्शन करवाएंगे तो RX मिलेगा। यह सवाल ये भी पूछ सकता है 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, कि एल्कोहल से आपको हैलो एल्केन बनाना है, तो एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो उसमें HX डाल देंगे। ठीक है। अब दूसरा है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ROH का मतलब होता है एल्कोहल विथ PX3। अब ये PX3 P ब्लॉक में भी आता है और यहाँ पर भी आ गया, P ब्लॉक में भी बहुत इसका यूज है और यहाँ पर भी पढ़ना है, तब कहीं भी पढ़िए। अब यहाँ पर ROH एल्कोहल है, PH3 से रिएक्शन होगा तो बन जाएगा RX H3PO3। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब कि अगर कार्बोकैटायन बन गया, अगर पॉसिबल है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री में बदल जाए तो इसी को रीअरेंजमेंट कहा जाता है। अगर 1 डिग्री वाला 2 डिग्री में बदल जाए या 2 डिग्री वाला 3 डिग्री में बदल जाए तो इसको कहा जाता है रीअरेंजमेंट। अब देखिए इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल लेना है, ROH ROH ROH, और यहाँ पर P और X X X, इसको इस तरीके से सजा लेना है। अब देखिए P हो गया और इसके साथ आ जाएगा OH, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बच गया R और यहाँ पर बच गया X, यहाँ पर R यहाँ पर X, यहाँ पर R यहाँ पर X, तो हो गया यहाँ पर RX प्लस, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा H3PO3, H3PO3, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। मतलब H3PO3 को शायद आप बनाइएगा तो ऐसे बनेगा H3PO3। चलिए अब अगला रिएक्शन को देखते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ PX5। अब PX5 के साथ रिएक्शन कराना है, तो एल्कोहल है, इसके साथ PX5 आएगा, रिएक्शन करेगा तो बनेगा RX प्लस POX3 प्लस HX। मतलब जो साइड प्रोडक्ट बनता है यही इसमें मेन है। हैलो एल्केन तो बनेगा ही बनेगा। अब इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब ये शॉर्टकट क्या होगा, तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एल्कोहल है, तो एल्कोहल यानी कि ROH को इस तरीके से अरेंज करना है। अब PX5 को PX3, यहाँ पर X, यहाँ पर एक X। अब इसके साथ क्या होगा, RX निकल जाएगा और इसके साथ POX3 निकल जाएगा और इसके साथ HX निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो RX निकलेगा तो यहाँ पर RX बन गया, अब POX3 यहाँ पर बन गया और इसके साथ क्या बन गया, HX बन गया। हमको क्या बनाना है, RX बनाना है, तो हो गया। अब सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या होता है जब एल्कोहल की प्रतिक्रिया PX5 के साथ कराया जाता है,
तो ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के नंबर मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिहार बोर्ड के परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि फिंकलास्टीन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। फिंकलास्टीन रिएक्शन को कहा जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज करने का मतलब होता है कि एक हैलोजन आएगा, दूसरे हैलोजन को हटाएगा, तो उसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे इसमें RX है, अब इसमें डाला जाएगा सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ, तो यहाँ पर आयोडीन आएगा और X को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा RI प्लस NaX, और इसको क्या कहते हैं फिंकलास्टीन रिएक्शन। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास R के बदला में मिथाइल है और X के बदला में Br है, यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड है और इसके साथ रिएक्शन होगा सोडियम आयोडाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो बन जाएगा CH3I और प्लस में बन जाएगा NaPr। तो यानी कि पहले क्या था मिथाइल ब्रोमाइड, अब क्या बन गया मिथाइल आयोडाइड, तो इसी को क्या कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है फिंकलास्टीन रिएक्शन। फिंकलास्टीन रिएक्शन में आप रिएजेंट याद रखिएगा, फिंकलास्टीन रिएक्शन में जिस रिएजेंट का यूज किया जाता है उसका नाम है सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन। अब है स्वार्ज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वार्ज रिएक्शन भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। अब स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर RX है, अब इसमें डाला जाएगा इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। अब जैसे कि आयोडाइड बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे फिंकलास्टीन, अगर आपको फ्लोराइड बनाना होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे स्वार्ज। अब स्वार्ज में क्या होता है कि AgF या HgF2 या COF3 ऐसा रिएजेंट डाला जाएगा जिसको इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कहते हैं, तो बदले में आपको क्या मिल जाएगा RF मिल जाएगा। RF मिल जाएगा तो इसको क्या कहते हैं फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन आप कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड। तो ये है। अब एग्जाम्पल के लिए आप सवाल आप खुद से लिख लीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि C2H5, यहाँ पर Br है और यहाँ पर रिएक्शन हो गया स्वार्ज, तो यहाँ पर कितना प्रोडक्ट बनेगा आप खुद से लिख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे का रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहा जाता है लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट में सबसे पहले आप जानिए कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्क HCl प्लस N Cl2 को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। अब इस रिएजेंट का यूज किस लिए होता है, तो एल्कोहल का डिग्री जांचने के लिए। अब 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। एल्कोहल का डिग्री कैसे देखेंगे, तो OH जिस कार्बन से लगा होगा वह कार्बन जितने डिग्री का होगा उतना डिग्री का एल्कोहल भी होगा। अब यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर 3 डिग्री रिएक्शन 3 डिग्री एल्कोहल है। अब इस 1 डिग्री एल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला जाएगा, डालने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा, उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें एक होता है टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या है, तो टर्बिडिटी व्हाइट PPT होता है, व्हाइट PPT को टर्बिडिटी कहते हैं। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, अवक्षेप जिसको कहते हैं, अवक्षेप प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर एक व्हाइट PPT बनता है जिसको टर्बिडिटी कहा जाता है। अब जैसे ही 1 डिग्री एल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला जाएगा तो बन जाएगा RCl बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई टर्बिडिटी नहीं बनता है, मतलब लंबे समय तक देखने के बाद भी यहाँ पर टर्बिडिटी नहीं दिखाई देता है। तो अगर एक एल्कोहल है उसमें हमने अगर लुकास रिएजेंट को डाल दिया, डालने के बाद कोई टर्बिडिटी दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि यह है 1 डिग्री एल्कोहल। अब उसके बाद मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिया 2 डिग्री एल्कोहल, अब इसमें डाल दिया लुकास रिएजेंट, तो यहाँ पर बन गया RCl। तो यहाँ पर टर्बिडिटी मिलता है लेकिन कुछ मिनट के बाद मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद मिलता है। अब यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल है। अब ये एल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल में जैसे ही लुकास रिएजेंट को डाला जाता है तो RCl बन जाएगा, लेकिन क्विक टर्बिडिटी मिल जाएगा, मतलब एकदम सेकंड में 5 सेकंड के अंदर ये टर्बिडिटी दे देता है। तो यहाँ पर आप एक बात को समझ जाइए कि अगर सवाल पूछ दिया कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल में क्या अंतर है, तो आप लुकास टेस्ट के बारे में जरूर लिखिएगा। प्राइमरी एल्कोहल क्या करता है, टर्बिडिटी नहीं देता है। कैसे पता चलता है, तो लुकास रिएजेंट से पता चलता है। सेकेंडरी एल्कोहल क्या है, तो टर्बिडिटी देता है लेकिन कुछ मिनट के बाद देता है। और टर्शियरी क्या है, तो एकदम सेकंड में टर्बिडिटी दे देगा। टर्बिडिटी क्या होता है, तो व्हाइट PPT होता है। तो ये चीज पूछा गया था 2022 के 5 नंबर सवाल में पूछा गया था कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री एल्कोहल, टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये आपका लुकास टेस्ट हो गया। अब चले उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अक्सर ये चीज बच्चे नहीं समझ पाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन देखिएगा,
इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी कि जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है तब उस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एसन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिखा होगा एसन रिएक्शन। एसन रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। अब एसन रिएक्शन दो प्रकार का होता है, पहला होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। एक तीसरा वैरायटी भी होता है जो कि बड़ा ही स्पेशल है, जिसको SNI कहते हैं। अब चूंकि SNI से बिहार बोर्ड में अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है और ना ही इसको बोर्ड से कभी भी मतलब होता है। SNI से जब भी सवाल पूछा जाता है तो JEE मेंस या JEE एडवांस में ही सवाल बनता है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि क्रैश कोर्स है तो इसमें वही बात आपको बताया जाएगा जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा, एकदम टू द पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पर SN1 है और यहाँ पर SN2 है। अब देखिए इसमें होता क्या है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक हैलोल्केन है। अब यहाँ पर कार्बन है और हैलोल्केन यहाँ पर X लगा हुआ है, यानी कि एक हैलोजन लगा हुआ है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है। अब ये हैलोल्केन में हुआ क्या कि इसमें क्या डाला गया, न्यूक्लियोफाइल डाला गया। अब न्यूक्लियोफाइल डाला जाएगा तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। अब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा। अब कैसे हटाएगा ये बहुत मायने रखता है। अब कैसे हटाएगा इसी के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया, SN1 और SN2। अब देखिएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल और इस X के दोनों के ऊपर माइनस चार्ज है। यहाँ भी माइनस चार्ज है और यहाँ भी माइनस चार्ज है, मतलब यहाँ पर डेल माइनस है और कार्बन के ऊपर डेल प्लस आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और बॉन्ड क्लीवेज होने के साथ साथ यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब C प्लस है यानी कि क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। अभी आपको बताया गया है कि कार्बोकेटायन क्या होता है। तो यहाँ पर बन गया कार्बोकेटायन और ये वाला जो रिएक्शन होता है ये बहुत ही स्लो होता है। और आप याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक से ज़्यादा स्टेप हो रहे हैं और एक से ज़्यादा स्टेप में अगर कोई स्टेप बहुत स्लो है तो उस स्लोएस्ट स्टेप को कहा जाता है RDS। RDS का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। R का मतलब होगा रेट, D का मतलब होगा डिटरमाइनिंग और S का मतलब हो जाएगा स्टेप। तो RDS का मतलब हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जैसे यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है तुरंत न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर अटैक कर देगा तो यहाँ पर R1, R2, R3 और यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। यानी कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना स्टेप लगा, तो 2 स्टेप लगा। तो इसको कहा जाएगा SN1 रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पर देखिए SN2 में आइए। अब SN2 में क्या होगा कि यहाँ पर एक हैलोल्केन रखा हुआ है। अब यहाँ पर हैलोजन है X। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ना डायरेक्ट ऐसे अटैक नहीं करता है, ये गलत प्रोसेस है। न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक नहीं करता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी करेगा, पीछे से भी करेगा। अभी हम लोग स्टूडियो केमिस्ट्री देखेंगे इसमें कैसे होता है और इसमें कैसे होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हैलोजन धीरे धीरे निकलना स्टार्ट करेगा। मतलब इस एक ऐसा समय आएगा तो इस CH3 के साथ NU और X दोनों आपस में जुड़े रहेंगे और ये अपने आप को बड़ा अनस्टेबल फील करेगा और इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर जो भी स्टेट बना है इस स्टेप को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेप। और एक ऐसा समय आएगा कि ये X अपने आप निकल जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या करेगा, कंप्लीटली बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से X निकल जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया है और पीछे से आया है तो यहाँ पर बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो उल्टा बनेगा। यहाँ पर उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। यहाँ पर 50% उल्टा बनता है, 50% सीधा बनता है। अगर कहीं पर 50% उल्टा और 50% सीधा प्रोडक्ट बने तो उसको इनेंशियोमर कहते हैं, जो कि अभी आएगा। तो अब देखिए इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी हुए हैं सब एक स्टेप में हुआ है, तो इसलिए इसमें एक स्टेप लगता है और इसमें लगता है 2 स्टेप। तो ये हो गया आपका SN1 रिएक्शन और ये आपका हो गया SN2 रिएक्शन। अब थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं SN1 और SN2 में अंतर क्या होता है। तो SN1 में 2 स्टेप होता है और SN1 में एक ही स्टेप होता है। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN1 SN2 में कुछ भी नहीं बनता है। SN2 में केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। SN1 में फर्स्ट स्टेप RDS होता है और इसमें RDS की बात ही नहीं होती है, एक ही स्टेप होता है तो उसमें RDS का बात नहीं होगा। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो K इंटू सबस्ट्रेट के बराबर होगा। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा K इंटू सबस्ट्रेट और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल भी आएगा। तो इसका ऑर्डर हो गया 1, इसका ऑर्डर का मान हो जाएगा 1 और इसका ऑर्डर का मान हो जाएगा 2।
ऑर्डर बराबर 2 हो जाएगा। अगर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तब 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का SN1 का रिएक्शन सबसे तेज होगा, तब होगा 2 डिग्री, तब होगा 1 डिग्री। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भार। अब जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन अगर यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको हाइड्रोजन हटाना बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल, यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल और यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल, तो अगर अब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो यहाँ से मिथाइल को हटाना बहुत ही मुश्किल काम है। यानी कि अब इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया, पहले हाइड्रोजन था तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम था, तो जिसका जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। यानी कि 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का, तब 3 डिग्री का। इसमें कोई इनैंशियोमर नहीं बनता, अभी इनैंशियोमर बताया जाएगा। चलिए देखते हैं इनैंशियोमर क्या होता है। अब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक हैलोएल्केन है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है मिथाइल, यहाँ पर है इथाइल और यहाँ पर है प्रोपाइल। अब प्रोपाइल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली न्यूक्लियोफाइल को देख करके ये वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि इस कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब चूंकि कार्बोकैटायन बन गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, अब प्लस चार्ज है तो ये वाला CH3, यहाँ पर प्रोपाइल और यहाँ पर इथाइल। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी अटैक कर सकता है और ऐसे भी अटैक कर सकता है, मतलब आगे से भी अटैक करेगा, पीछे से भी अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो यहाँ पर ओवरलैपिंग का संभावना है। ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। अगर आगे से किया तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, रिटेंशन, अगर पीछे से किया तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर इथाइल है और यहाँ पर प्रोपाइल है, यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब वही बात अगर पीछे से करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कहा जाता है रिटेंशन प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कहा जाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो देख करके आप आइडिया लगा लिए होंगे कि पीछे से अटैक करेगा तो इन्वर्जन बनेगा, यानी कि SN2 में केवल और केवल इन्वर्जन ही बनता है, SN2 में रिटेंशन नहीं बनता है। जहाँ पर 50% इन्वर्जन बने, जहाँ पर 50% रिटेंशन बने, उसको इनैंशियोमर कहते हैं। उसको क्या कहा जाएगा, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स के बारे में भी और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ा जाता है, जैसे कि एक और डिफिनेशन होता है, नॉन सुपर मिरर इमेजेज आर सेड टू बी इनैंशियोमर्स। बट उतना नहीं सोचना है आपको, बस इतना ही समझना है, इतना ही में आपका SN1 SN2 पूरा क्लियर हो जाएगा, सवाल कहीं से भी पूछे बन भी जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में इनैंशियोमर बनता है और साथ ही साथ रेशमिक मिक्सचर भी बनता है, मतलब कि रेशमिक मिक्सचर जो 50-50 इन्वर्जन और रिटेंशन है वही रेशमिक मिक्सचर भी हुआ। अब इसमें रिटेंशन भी बनेगा, इन्वर्जन भी बनेगा। अब इसमें है तो इसमें कोई इनैंशियोमर नहीं बनेगा, इसमें केवल और केवल इन्वर्जन बनेगा। अब इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर प्रोटिक होता है, तो इसमें जो सॉल्वेंट होता है पोलर ए प्रोटिक होता है। जो H+ को दे देता है वो हो गया पोलर प्रोटिक, और जो H+ को नहीं देता होगा वो होगा पोलर ए प्रोटिक। मतलब पोलर होगा लेकिन H+ को देगा तो प्रोटिक, पोलर होगा H+ को नहीं देगा तो ए प्रोटिक। ठीक, अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया। चलिए तो आपका हैलोएल्केन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी और भी बहुत सारा चैप्टर्स और भी बहुत सारा वीडियोज बनाना है, अभी लॉन्ग जर्नी होगा। पढ़ाई को तब तक कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट।